अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने भोरंज में की प्रेस वार्ता। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां जिले के उपमंडल भोरंज के विश्राम गृह में अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपमा आचार्य ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की 10 गारंटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन को 10 दिनों के अंदर बहाल किया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में यह कार्य किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सुनिश्चित आय प्रदान की जाएगी। यह बागबानों का प्रदेश है और बागबान के अपने उत्पादों के कीमत तय करेगा। कांग्रेस का हिमाचल की जनता से माँ बेटे का रिश्ता है। भाजपा ने कहा था कि नेशनल हाईवे में जिनकी जमीनें जाएंगी उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी यह 4 गुना मुआवजा नहीं मिला। गडकरी में प्रदेश में 69 हाईवे बनाने की बात कही है। आखिर वो हाईवे क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि 2014 में जो इनका डिपार्टमेंट है उस पर 25,000 करोड़ का लोन था। आज उस पर 3,50,000 करोड़ का लोन हो गया है। ये तो हाईवे कहाँ से बनवाएंगे? तो इस बार प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता इसके जुमलों में नहीं आएगी। अग्निवीर की पॉलिसी लाकर देश के युवाओं को प्रताड़ित किया गया है। यह एक राजनीतिक निर्णय है, सेना का निर्णय नहीं है। इससे सेना का नुकसान है। सेना के अधिकारी इस निर्णय के खिलाफ है, लेकिन वे बोलने से डरते हैं। जो हमारे जाबाज लोग अपना अपना खून बहाने से नहीं डरते। इस मौके पर हमीरपुर जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, ब्लॉक अध्यक्ष विजय बनियाल, जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहर, एससी ब्लॉक अध्यक्ष दीपचंद्र, प्रदेश सचिव राजीव राणा, प्रकाश चौधरी, राकेश गौतम, गोल्डी व शगुन दत्त शर्मा मौजूद रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। आज इस प्रेस वार्ता में आने पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी सेवानिवृत्त हमारे बीच हैं। उनके साथ हमारे ज़िला के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र जार जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष बनियाल जी, पूर्व अध्यक्ष मेहर जी, हमारे राजीव राणा जी, सुक्रांत भाटिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हमारी जो प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं वो कुछ विषयों को लेकर आपसे रूबरू होंगी और हमारे जिलाध्यक्ष भी आपसे रूबरू होंगे। तो सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार जी से कि वो आपसे रूबरू हों। नहीं, इनसे स्टार्ट करो। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, ज़िला कांग्रेस कमेटी का जहाँ तक प्रश्न है, प्रेस हमारा पूरा साथ देती रही है, क्योंकि प्रेस को कुछ नज़र आता है कि हम लोग पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। बाकायदा हम रैली, धरना, प्रदर्शन सभी चीज़ें आपके सामने हैं और आपको लिखना भी पड़ता है। आप बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से कांग्रेस का, हालांकि लोगों में ये इम्प्रेशन डालते हैं नहीं जी बीजेपी के सपोर्टर हैं पत्रकार, ऐसा इम्प्रेशन डालते हैं। के सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं यहाँ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और अध्यक्ष जी की और मीडिया विभाग की बहुत आभारी हूँ कि आप सबसे बात करने का मौका मिला। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जोहार, सत श्री अकाल, सलाम। यहाँ इस वक्त चुनाव का माहौल है और आपने कांग्रेस की 10 गारंटी, इसके बारे में आपने सुन लिया है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटी की बात की थी, जिसमें हर समाज के हर तबके को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। आपने देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम
जिसके बारे में हम, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले 10 दिनों के अंदर ही या पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिस तरह से राजस्थान में भी लागू है और छत्तीसगढ़ में भी लागू है। महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार की बात है, उनके लिए स्टार्टअप के लिए फंड्स की बात है, और मोबाइल क्लिनिक की सुविधाओं की बात है। ये प्रदेश जो बागवानों का, सेब के बागानों का शहर प्रदेश है, यहाँ के बागवान ही तय करेंगे कि उनके सेब की क्या कीमत होगी। तो इस तरह की ये सारी बातें आपने सुनी हैं और इनके ऊपर कांग्रेस को आपको बहुत ज़्यादा प्रचार करके बताने की ज़रूरत नहीं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है या नहीं करती है। कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में वो रिश्ता करती है ना बच्चा प्रभावित। हम दुनिया भर को प्रभावित करते हैं, दुनिया भर के सामने अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के सामने ना करते हैं, और ना माँ बच्चा जो है वो अपनी माँ के सामने कोई मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग वो करते हैं जो उस जगह की मौलिकता को, उस जगह के लोक संस्कृति को नहीं समझते हैं। एक बात हमने कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में देखी है हमेशा कि कांग्रेस ने हमेशा लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आपका हिमाचलपन, मेरा मध्य प्रदेशपन, जिसका जो जहाँ का है उसका वहाँ का पन हमेशा बरकरार रखा है और उसे ही बढ़ावा देते हुए उन संस्कृतियों को आगे किया है। लेकिन बीजेपी के काल में हम देखते हैं कि संस्कृति को बढ़ावा उस जगह पे दिया जाता है जो वोटर्स नहीं होते हैं, केवल उनको पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म पुरस्कार दे देंगे, जो तबका उनके तरफ नहीं है। तो ऐसी राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। अब जैसे पर्दा नशी होते हैं, ऐसे मोदी जी के जुमला नशी हैं। और वो जुमला नशी कौन है? आप सभी जानते हैं उनको। मोदी जी खुद तो एक है ही है, वो जुमलों से भरमार रखते हैं अपनी। उनके यहाँ अमित शाह जी हैं, जिनको आपने सुना है 2-3 बार, जिसमें वो भरत को कहते हैं कि उसने दशरथ से, श्री राम ने भरत को भेजा था रावण से एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान लेने के लिए। तो उनके जुमले हम सुन चुके हैं। नड्डा जी हैं जो ये जुमले कहकर आते हैं बिहार में और बाकी जगहों पे कि केवल बीजेपी की जो पार्टी बची रहेगी, बाकी सब पार्टियां नेस्तनाबूद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपने सुना है। आपने संबित पात्रा को दसियों बार सुना है जो अश्लील से अश्लील भाषा बोलते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, सारी मर्यादा भूल जाते हैं। और फिर एक है स्मृति ईरानी जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ दिख रही थी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर पहले झूठ बोला, ये कहा कि विवेकानंद जी को सम्मान देने, श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी नहीं गए थे, जबकि ये बात सबके सामने थी। पत्रकारों ने उसे उजागर किया, लोगों ने बताया। तो उनको झूठ बोलने का एक चस्का लगा हुआ है। उनके लिए राजनीति भी वही मंच है जहां पर वो अभिनय करती आई हैं, और उनके अंदर एक हीन भावना है जिसको हम बार बार उनकी भाषा में देखते हैं, उनकी अभिव्यक्तियों में देखते हैं। जब हम और आप बात करते हैं या किसी के बारे में कहते हैं तो हमारे चेहरे पे भयंकर रूप से कोई आक्रोश नहीं आता। और आक्रोश किस पर आना चाहिए? जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो। आप केवल बदला लेने की राजनीति करके, किसी को नीचे गिराने की राजनीति करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? मैं एक समय बहुत प्रभावित होती थी, जब मैं तो राजनीति में थी नहीं, मेरी 25 साल की भारतीय वायुसेना में सर्विस रही है और मैं संघ के स्कूल में पढ़ी हुई इंसान हूँ। लेकिन जब मैं सेना में गई और 25 साल वहाँ बिताए तो संघ की जो कुछ बातें जो उन्होंने बहुत गलत सिखाई थी उनका पर्दाफाश हुआ। और तब मैंने समझा कि वही नीचा दिखा के बात करता है जिसके अपने पास करने को कुछ नहीं होता। तो जो स्मृति ईरानी यहाँ पर बोल कर गई, ये वही महिला हैं, आप सब जानते हैं, जिनको आजकल लोग सिलेंडर देवी बुलाते हैं, क्योंकि उस समय ये कहीं चूड़ी भेजने की बात करती थी, कहीं त्राहिमाम मचा मचा के और सिलेंडर लाद कर ले जाती थी। ये महिला आज कुछ नहीं बोलती। आज महिलाओं के साथ घोर अत्याचार होते हैं। वो 11 की 11 कैबिनेट मंत्री मुंह में दही जमा कर बैठी रहती है। याद आया था कि शेपू बड़ी बहुत उनको पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, आज बता गए ऊना का गन्ना बहुत पसंद है, कल चंबा जाएंगे तो वहां का रुमाल पसंद आ जाएगा। तो हमारी जो बातें हैं, हमारी लोक संस्कृति को वोट के लिए अनकैश नहीं करना है। केवल वोट ही उसका एक केंद्र बिंदु ना हो। हम किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं
करें कि उसका मार्केटिंग का प्रचार बहुत ज़्यादा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप जिन लोगों के बीच में हूँ, केरल के बाद दूसरा नंबर आता है साक्षरता में। जो वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खुलवाया। ये आप लोगों के लिए गर्व का विषय है, ये आपने देखा है होते हुए। हर जगह सड़क पहुंची, स्पीति के किब्बर तक में, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे गांवों में से एक है जहां सड़क पहुंची है। ये आपके घर की बात बता रही हूं, इन सब पे आपको गर्व होगा। विद्युत जो थी 1988 तक, वहां तक सड़क भी पहुंची किब्बर तक, और बिजली पहुंची 1988 में पहुंची। तो कांग्रेस ने कर दिखाया है, कांग्रेस ने जुमले नहीं करे। लेकिन बीजेपी ने क्या करा, पिछले वाला आप उनका घोषणा पत्र निकाल लीजिए, आप देखिए क्या क्या उसमें हुआ है। जिनकी जमीन आ रही थी नेशनल हाईवे में, उनको बोला था हम फैक्टर 2 के हिसाब से मुआवजा देंगे, यानी कि 4 गुना मुआवजा देंगे। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कितने लोगों को मिला है। किसी की स्टोरी छापी है ना जिसको मिला है 4 गुना मुआवजा। ये कहा था कि हमीरपुर में जो लोग पीएससी वगैरह देने आते हैं, उनके लिए हम बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएंगे, विद्यार्थियों के लिए। अगर ईंट भी लग गई होगी तो आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा, आपका क्षेत्र है। और इसी तरह से गडकरी जी बोल के गए थे कि जी हम 69 केवल हिमाचल में हाईवे बनवाएंगे। क्यों नहीं बना करोड़ का? आज उस पर 3,50,000 करोड़ का लोन है, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं दे पा रहे, कैसे बनाएंगे वो? तो इन जुमलों में मैं समझती हूँ कि हिमाचल के साक्षर लोग नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि जो मार्केटिंग कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। और इतनी सारी बातें करने के बाद मैं उस मुद्दे पर जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जिसके बारे में कल मैंने बात की थी, उसको थोड़ी सी बात करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी। आप सब जानते हैं कि युवा प्रताड़ित किए गए हैं इस अग्निवीर को लाकर। मुझसे एक पत्रकार ने कल एक सवाल पूछा था कि आप ऐसा कैसे कहती हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि अग्निवीर से कि सेना कमज़ोर होगी, तो प्रधानमंत्री देश का क्यों करेगा ऐसा? मेरा जवाब यह है कि जो गढ़ता है ना, जो तामीर करता है ना, वो नहीं तोड़ पाता। जिसका कभी कोई योगदान ही ना हो किसी चीज के निर्माण में, आपका घर अगर कोई, आप तो नहीं तोड़ सकेंगे। जो दूसरा आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, वो जरूर आके तोड़ जाएगा, उसमें 2 मिनट लगते हैं। तो अग्निपथ एक ऐसी स्कीम थी जिसको लोगों से चर्चा किए बगैर, उसके स्टेक होल्डर्स से चर्चा किए बगैर, जिस तरह से किसान कानून लाए थे उसी तरह से लागू कर दिया गया। आप तो जानते हैं कि सेना के ऊपर आप सभी को गर्व है, हमारे देश की सेना के ऊपर। सेना का एक एक काम जो होता है वो सोचा समझा होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हम इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। अग्निपथ जब स्कीम आई तो उसमें पैबंद लगना शुरू हुए। पहले बोले जी 75% को हम निकाल देंगे, फिर बोले जी 50 को रख सकते हैं, 50 को निकाल सकते हैं, फिर बोले जी उनको हम ये डिग्री दे देंगे, फिर बोले हम वो कर देंगे। मतलब ऐसे पैबंद की सेना ऐसे लचर स्कीम नहीं बना सकती। और इस स्कीम से सेना का केवल नुकसान है। सिर्फ मैं ये मानती हूं कि कुछ साल के लिए, 4 सालों के लिए रोजगार मिलेगा, इसलिए मैं ये कहती हूं कि ये सैनिक नीति नहीं है, ये राजनैतिक निर्णय है। इसमें सेना का रोल नहीं है। सेना के लोग डरे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड रहा है, एडमिरल विष्णु भागवत को इन्होंने हटा दिया था पद पे रहते हुए। तो कोई भी चीफ ये नहीं चाहता, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें धक्के मार के निकाला जाए या हमें अपमान के साथ निकाला जाए। इसी तरह से सेना के लोग भी जो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वो अपमानित होकर नहीं निकाला जाना चाहते, इसलिए उनको सरकार के साथ रहना पड़ेगा। और हमारी सेना ने कभी इतिहास में ये नहीं बताया है कि वो कभी किसी तरह का विद्रोह कर सकती है। तो आदतन सैनिक सरकार के साथ होता है। लेकिन इस स्कीम में 90% वेटरन अधिकारी और जो सर्विंग अधिकारी हैं वो सारे के सारे सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। वो हमारे जांबाज लोग जो इस देश के लिए खून बहाने से और अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस से नहीं डरते, वो इस बात से डरते हैं कि हमारी पेंशन ना बंद हो जाए। क्योंकि सरकार ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो भी सैनिक सरकार के बारे में कुछ कहेगा उसकी हम पेंशन रोक देंगे। किस लिए? अब सच बोलने से हमारी पेंशन रोक देंगे? ये कौन सा तरीका होता है? मतलब हम अपनी देश की सेना को तबाह होते अपनी आंखों से देखते रहें और हम कुछ बोले भी ना। तो ये सारी बातें हैं जिनसे आपको आगाह करना था। त्रिगर्त जो प्रदेश था उस समय से पाणिनि ने लिखा है अपने अष्टाध्याय में कि ये जो प्रदेश है यहाँ के लोग योद्धा होते थे, और ये चीज
भारत के स्वतंत्र होने तक भी और अब तक भी हिमाचल प्रदेश ने हमेशा इसका मान रखा है। यहाँ से सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं हमारी सेनाओं में, और आज उन सैनिकों के सपनों पर इतना बड़ा कुठाराघात, उन युवाओं पर इतना बड़ा कुठारा, लेकिन मेरा कंसर्न सेना के उस मजबूत फ्रेम के साथ है जिसको ये अग्निपथ योजना पूरी तरह से तोड़ने वाली है। तो इस तरह से मैं अपनी बात मेरी पूरी होती है। आपके कोई सवाल होंगे वो कहने के पहले मैं जय हिंद और जय हिमाचल बोलूँगी। अब आप अपने सवाल ज़रूर पूछिए। यार साहब, सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे ही है कि अभी भोर विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी तक किसी भी कैंडिडेट को आपने तैयार नहीं किया, ना किसी का नाम बताया, इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक भोरंज विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, यहाँ पर 19 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी इन चुनावों के लिए जताई है कांग्रेस की तरफ से। तो जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको आपको पता ही है, कम से कम पिछले 15-20 दिनों से हमारी प्रक्रिया स्टेजेस में चली हुई है। पहले हमारी जो एप्लीकेशंस थी, हमारे जो लोगों के नाम थे वो यहाँ तय हुए। शिमला में स्टेट लेवल पर जो स्टेट की कमेटी थी, स्क्रीनिंग कमेटी का जो नुमाइंदा है वो नहीं जीत पाया। हमीरपुर में भी 20 वर्षों से कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं जीत पाया। इस वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज इन 2 सीटों पे ज़्यादा हमीरपुर का प्रश्न है उस पर हो रही है। उसमें जो सर्वे रिपोर्ट्स है उसको भी कंसीडर किया जा रहा है, जो और नेताओं के विचार हैं उसको भी कंसीडर किया जा रहा है। जो जिला कांग्रेस कमेटी, हालांकि हमसे मांगी नहीं गई थी रिपोर्ट, पर मैंने अपनी तरफ से हमीरपुर की भी और भोरंज की भी जो कमेंट्स के साथ, जितने 19 कैंडिडेट्स थे, कमेंट्स के साथ मैंने अपनी तरफ से रिपोर्ट दी है उनको। अब उनका क्या नज़रिया होता है ये डिपेंड करता है। अल्टीमेटली जो ये एक्सरसाइज है ये मेरे ख्याल 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर आपको सभी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों से, और जहाँ तक भोरंज का प्रश्न है, यहाँ का भी कैंडिडेट आपके सामने आ जाए। यार साहब, इसी से जुड़ता एक सवाल है कि यहाँ पर जो पुराने कैंडिडेट थे, जैसा कि आपने कहा यहाँ भाजपा का 35 साल से गढ़ है, तो क्या आप पुराने कैंडिडेटों पे सोच विचार करेंगे या नया कैंडिडेट देने जा रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक प्रश्न है, खैर मैं तो देने वाले मैं नहीं हूँ, पर जो देने वाले हैं वो भी इस पर विचार कर रहे हैं। उनको भी पता है कि 35 साल तक हम लोग इन्हीं लोगों के ऊपर स्टेक लगाते रहे, तो हो सकता है उनकी सोच में कुछ बदलाव आया। वो ये चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आना चाहिए। अब ये उनकी कैलकुलेशन है, सर्वे रिपोर्ट्स है, वो उनके पास पहुंची है, और जो हमारी जो ओपिनियन थी वो भी हमने पहुंचा दी है। अब वो जज वो है, उन्होंने फैसला करना है कि किस कैंडिडेट को और किस नीयत से। उनकी नीयत यही बड़ी क्लियर है कि 35 साल से जो यहाँ पर सूखा है उसको ख़त्म करना है। तो वो अच्छे से अच्छा कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट लाने की कोशिश करेगी। साहब, एक सवाल जोड़ सकते, जैसा कि लास्ट आपने बताया कि पिछले जितने सालों से आज इस प्रेस वार्ता में आने पर हिमाचल प्रदेश